8. रुको प्रिया, तुम्हें उनके साथ बात करने का कोई जरूरत नहीं है। गंगा की ये बात सुनकर सभी के सभी बोर्ड मेंबर्स हैरान रह गए और उससे पूछने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो गंगा? अब तो चंद्रजीत भाई साहब ने भी हाँ कह दिया है। क्या इस डील में कोई परेशानी है गंगा? उन सबकी सवालों के जवाब देते हुए गंगा उनसे बोला, इस डील में ऐसी कोई खराबी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि किसी और के बजाय ये डील सिर्फ और सिर्फ सौरभ ही करे, क्योंकि उसकी मदद के बगैर हम कभी भी स्मिथ को इंडिया ला ही नहीं पाते। इसलिए इस डील से और किसी और को नहीं, केवल और केवल सौरभ को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। गंगा की ये बात सुनकर सबके सब बोर्ड मेंबर्स उससे एकदम से इम्प्रेस हो गए। वाह गंगा वाह, आज तुमने बता दिया कि भाई साहब ने आखिर तुम्हें कंपनी के नए मालिक के तौर पर क्यों चुना है। बोर्ड मेंबर्स की तारीफ सुनने के बाद गंगा सीधे अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अग्निहोत्री मैंशन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो एक पार्टी चल रही थी। आखिर आज किसका जन्मदिन है? हमें तो किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अपने मन से इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हुए जब गंगा ने इस सब के बारे में काव्या से पूछा तो काव्या उससे बोली, क्या कहा? आपको इस पार्टी के बारे में नहीं पता? अरे जाइए जाइए, मुझे छोड़िए और जाकर किसी और को बेवकूफ बनाइए। लेकिन काव्या, हमें तो सच में ही। गंगा की बात का जवाब बिना दिए ही काव्या वहां से चली गई। काव्या के जाने के बाद गंगा ने बिना वक्त बर्बाद किए मिस्टर अग्निहोत्री से पूछा, बाबूजी, आखिर किस बात का जश्न चल रहा है? बताओ, जिसके लिए पार्टी रखी है उसको ही नहीं पता कि किस बात का जश्न चल रहा है। हाँ? हमारे लिए? लेकिन आज तो हमारा जन्मदिन ही नहीं है, तो काहे? गंगा के इस सवाल पर मिस्टर अग्निहोत्री दूर खड़े सौरभ को इशारा करते हुए बोले, सौरभ, जरा इनको भी तो बताओ कि आखिर ये पार्टी हमने किस खुशी में रखी है। सौरभ ने गंगा के पास आकर ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गंगा, दरअसल हमें उस इंडिपेंडेंट पेनक्राफ्ट स्टूडियोज की 2 साल की डील मिल गई है और उन्होंने हमारे अकाउंट में पूरे के पूरे 50 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर कर दिए हैं। सौरभ, लेकिन इस सब के बारे में बाबूजी को कैसे पता चला? वो क्या है ना गंगा, अग्निहोत्री अंकल को तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र रहती है, इसलिए जैसे ही तुम ऑफिस से गए वैसे ही तुम्हारी फिक्र करते हुए मेरे पास अंकल का फोन आ गया। इसलिए डील फाइनल होने के बाद मैंने सबसे पहला कॉल तुम्हारी जगह अंकल को किया था। लेकिन सौरभ, बाबूजी को फोन करने के बाद तो तुम हमें डील के बारे में बता सकते थे ना, फिर तुमने ऐसा काहे नहीं किया? गंगा का ये सवाल सुनकर सौरभ तो शांत हो गया, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री उससे बोले, गंगा, वो सौरभ से मैंने ही मना किया था। आखिर इतने साल बाद अपने बेटे की खुशी को यादगार बनाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। मिस्टर अग्निहोत्री के मुंह से ये बात सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए और वो उन्हें रोते हुए गले लगा लिया। अरे गंगा, ये रोने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का वक्त है। तुम पार्टी को एंजॉय करो, मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, ठीक है ना? बाबूजी, लेकिन ये कहकर मिस्टर अग्निहोत्री वहां से कार में बैठकर कहीं चले गए। ये तो हमारी बात सुने बगैर ही चले गए। मिस्टर अग्निहोत्री के जाने के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां अचानक सब कुछ एकदम से खुशी के माहौल से शोर के माहौल में बदल गया। बड़ी माँ, ये आपको एकदम से क्या हुआ? काव्या की चीख सुन गंगा तेजी से काव्या की तरफ भागा और उसके पास पहुंचकर उससे बोला, कावा छोटी माँ को। गंगा भैया देखिए ना, ये अचानक से अपनी ड्रिंक पीते पीते बेहोश हो गई है। गंगा ने तुरंत बेहोश पड़ी नैनी को उठाया और उसे सीधे उसके कमरे में जाकर लिटा दिया और जोर जोर से उनके हाथ और पैरों को सहलाने लग गया। भैया, मैं जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। काव्या के फोन करते ही आधे घंटे के अंदर अग्निहोत्री हाउस के फैमिली डॉक्टर वहां पर पहुंच गए, जो कि नैनी का चेकअप करने के बाद वहां पर खड़े सभी लोगों से बोले, मैंने इनका चेकअप करने के बाद इन्हें कुछ इंजेक्शंस दे दिए हैं, इन्हें अभी आधे घंटे के अंदर होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर इनको हुआ क्या है?
क्योंकि हमारे सामने आज से पहले तो इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। वैसे आप कौन? आज से पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। हम गंगा, ये हमारी छोटी माँ है डॉक्टर। तो सुनिए मिस्टर गंगा, मिसेस अग्निहोत्री को बेहोशी के ये दौरे पहले भी कई बार पड़ चुके हैं, तो मैं ना तो इस सिलसिले में पहली बार आया हूँ और ना ही आखिरी। डॉक्टर की ये बात सुनकर गंगा की दुनिया ही हिल गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा डॉक्टर से पूछा, मतलब डॉक्टर साहब, छोटी माँ पहले से बीमार है? कमाल है, हमें तो किसी ने इसके बारे में कभी बताया ही नहीं। मिस्टर गंगा, आपकी माँ बीमार ही नहीं बल्कि अपने आप को जानबूझकर बीमार बना रही है। इससे आपका क्या मतलब है डॉक्टर? मिस्टर गंगा, आपकी माँ ने पिछले 2 महीने से खाने का एक निवाला तक ढंग से नहीं खाया है। इनकी पूरी जिंदगी बस शराब पर चल रही है। डॉक्टर की ये बात सुनकर गंगा को काफी हैरानी हुई। आखिर छोटी माँ अपने आप को इतना तकलीफ काहे दे रही है? चलिए मिस्टर गंगा, इन लोगों से तो कहते कहते मैं थक गया हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिन और चला तो इनका ज्यादा दिन बचना मुश्किल है। कुछ ही महीनों में मुझे इनको डेड डिक्लेयर करने आना पड़ेगा। इनके मन में कोई गहरी चोट है जिसको हमें ठीक करना ही होगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया और डॉक्टर के साथ बाकी फैमिली मेंबर्स भी नैनी के कमरे से चले गए। अब उस कमरे में गंगा और नैनी अकेले थे। तभी अचानक नैनी को होश आ गया। मैं तो पार्टी में थी ना, मेरी ड्रिंक। आप अभी अपने कमरे में हैं। आप पार्टी में बेहोश हो गई थी। तो तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। हम चले जाएंगे, लेकिन आपको हमें बताना होगा कि आप पिछले महीनों में ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही है। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? जल्दी से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगा नैनी के कमरे से तो बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी। आखिर छोटी माँ को दिक्कत कहाँ है? पूरे घर में कोई इनसे ढंग से बात काहे नहीं करता है? गंगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर अग्निहोत्री आ गए। बाबूजी, अच्छा वो आप आ गए। आपको पता है छोटी माँ पार्टी में बेहोश होकर गिर गई। अरे कुछ नहीं गंगा, उसने ज्यादा पी ली होगी, इसलिए पीकर गिर गई होगी। इस मामले में तुम ज्यादा टेंशन मत लो। ये कहकर मिस्टर अग्निहोत्री भी गंगा के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चले गए। आखिर बाबूजी छोटी माँ की इस हालत को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? अरे क्या इन्हें छोटी माँ की बिल्कुल भी कदर नहीं है? ये सोचकर गंगा बिना नॉक किए सीधे काव्या के कमरे में घुस गया, जिसे अचानक ऐसे देखकर काव्या घबराते हुए उससे बोली, क्या हुआ गंगा भैया? छोटी मॉम ठीक तो है ना? बात को घुमाओ मत काव्या। इस वक्त हमें छोटी माँ से जुड़े सच के बारे में जानना है, जिससे हम उन्हें ठीक कर सके। लेकिन वो तो आपसे ढंग से बात भी नहीं करती। अरे माना कि वो थोड़ी चिड़चिड़ी है काव्या, लेकिन हम अपनी असली माँ को पहले ही खो चुके हैं और अब अपनी दूसरी माँ को खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए तुम्हें जो भी पता है चुपचाप बता दो, वरना। बताती हूँ भैया। दरअसल छोटी माँ की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी और उनकी ताऊ जी से शादी सिर्फ पैसों के लिए ही हुई थी, जिसमें बड़ी माँ की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। बस मुझे इतना ही पता है भैया। ठीक है छोटी, क्या तू हमें बता सकती है कि छोटी माँ के गांव का नाम क्या है? पक्का तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी से पूछकर मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। थोड़ी देर बाद काव्या ने गंगा को नैनी के गांव का नाम और पता भेज दिया। वाह, चंदरपुर, ये तो हमारी फैक्ट्री के पास ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी छोटी माँ के दुखी होने का पता लगा कर ही रहेंगे। गंगा को सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए वो सर्वेंट क्वार्टर में सोने की बजाय अपने पर्सनल कमरे में ही सो गया। अगली सुबह वो उठते ही तैयार होकर अकेला ही चंद्रपुर के लिए निकल गया। आज तो हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। जैसे जैसे गंगा चंद्रपुर के पास पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे उसके मन में अपने पुराने गांव की यादें ताजा होती जा रही थी। वाह, ये जगह तो बिल्कुल हमारे गांव का जैसा ही है। पता नहीं कब हम भी ऐसे गांव में आकर दोबारा रह पाएंगे। गांव की यादों को अपने मन में ताजा करते हुए गंगा सीधे नैनी के पिता के घर के सामने पहुंच गया। वाह,
अपनी बेटी को बेचने के बाद भी इतना टूटा फूटा घर। लगता है पैसे को हर कोई बचा नहीं पाता है। इसके बाद गंगा ने जब उसके गेट को खटखटाया तो एक नशे में चूर आदमी ने दरवाजा खोला। कौन है इस वक्त? गंगा ने उस नशे में धुत आदमी से ऐसा कुछ पूछा जिससे उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अंकल जी, नैनी जी घर पर है क्या? अंकल जी, नैनी जी घर पर है क्या? हम यहाँ किसी नैनी को नहीं जानते। अरे हमारी बात तो सुनिए। अजीब बात है, अपनी बेटी का नाम सुन के ही दरवाजा बंद कर दिए। लेकिन हम भी बिना सच्चाई को जाने यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अरे दरवाजा खोलिए, हम बस बात करने आए हैं। एक तरफ गंगा लगातार घर का दरवाजा पीट रहा था, वहीं दूसरी तरफ नैनी की माँ ने नैनी के पिता से कहा, खोल दीजिए ना दरवाजा, क्या पता वो हमारी नैनी की कोई खबर लेकर आया हो। वैसे भी इतने सालों से हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। शांत हो जा पागल औरत। क्या तुझे दिख नहीं रहा कि सूट पहने हुए उस आदमी को अग्निहोत्रियों ने भेजा है? पता नहीं कैसी बांझ को पैदा किया था हमने। नैनी के पिता की ये बात सुनकर उसकी माँ ने अपना सर शर्म से झुका लिया। वहीं दूसरी तरफ गंगा भी थक हार कर नैनी के घर के बाहर ही बैठ गया था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन खाली हाथ तो हम वापस नहीं जाने वाले। गंगा ये सोच ही रहा था, तभी एक गांव का बुढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, इस चिलचिलाती धूप में यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है बेटा। शाम से पहले इस घर से कोई बाहर नहीं निकलने वाला है। क्या? शाम को? आखिर आपका मतलब क्या है चाचा? मतलब का क्या है बेटा, ये इस घर का आदमी है ना, वो शाम को ही ठेके पर जाता है और दिन भर बस घर पर ही पड़ा रहता है। गांव के उस बुढ़े की बात सुनकर गंगा का दिमाग की बत्ती जल गई। ये अच्छा है, जब ये शराबी आदमी शाम को ठेके पे जाएगा तो हम घर पर मौजूद किसी और सदस्य से छोटी माँ के बारे में आराम से जानकारी ले सकते हैं। यही सोचते हुए गंगा नैनी के घर से दूर बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगा। नैनी के पिता के वहां से जाते ही गंगा सीधे घर का दरवाजा खटखटाने लगा। खोलिए, खोलिए, हमें नैनी जी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, अगर तुम पैसे मांगने आए हो तो तुम्हें बता दूं कि हमारे पास जरा भी पैसे नहीं है। अरे हम कोई पैसे मांगने नहीं आए हैं माताजी, आपसे आप ही के बेटे के बारे में कुछ बात करनी है। नहीं, हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आपकी बेटी ने 2 महीने से खाना बंद कर दिया है। ऐसे ही चलता रहा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या? 2 महीने से उसने कुछ भी नहीं खाया है? ऐसा क्या हुआ? और तुम कौन हो? हम मिस्टर अग्निहोत्री के बेटे हैं, गंगा। अग्निहोत्री बाबू के बेटे? अच्छा, तो नैनी को हुआ क्या है? वो 2 महीने से खाना क्यों नहीं खा रही है? मतलब वो बहुत ही ज्यादा कम खा रही है। हम इसलिए आपके पास आए हैं ताकि आप हमारी कोई मदद कर सके। लेकिन हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपनी ही बेटी का नाम सुनकर भाग काहे रही है। ये सुनकर उसकी माँ वहीं बैठ गई और बोली, क्योंकि कई सालों पहले मेरे पति ने मेरी बेटी अग्निहोत्रियों को बेच दिया। क्या? बेच दिया? हम कुछ समझे नहीं। हाँ बेटा, नैनी के पापा ने सालों पहले उसको चंद पैसों के लिए बेच दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। असल में अग्निहोत्री बाबू की पहली पत्नी कम उम्र में ही चली गई थी, इसलिए मेरे पति ने पैसे के लालच में आकर अग्निहोत्री बाबू की शादी नैनी से करवा दी। ये शादी ना तो नैनी चाहती थी और ना ही अग्निहोत्री बाबू, लेकिन फिर भी ये शादी हुई। लेकिन कोई इंसान अपनी ही बेटी को कैसे बेच सकता है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे पति ऐसे ही है, उन्हें तो हमेशा से बस एक बेटा चाहिए था। जब मैं पेट से हुई थी तब मेरे पेट में जुड़वा थे, एक लड़की और दूसरा लड़का। लेकिन फिर आपका लड़का नहीं बच सका, है ना?
हाँ, डिलीवरी के दौरान मेरा बेटा बच नहीं पाया। बची तो बस नैनी। इनको हमेशा से ही नैनी से नफरत थी। उनका मानना था कि नैनी ही उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार है। जब मैं दूसरी बार पेट से नहीं हो पाई तो उन्हें मुझसे भी थोड़ी नफरत होने लगी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही पागलपन है। ये सुनते ही नैनी की माँ मुस्कुराई और बोली, पागलपन तो बेटा अभी तुमने सुना ही नहीं है। नैनी के साथ बहुत ज्यादती की जाती थी। उससे ठीक से खाना नहीं मिलता था। मैं उसे बड़ी मुश्किल से छुप कर खाना देती थी। ये आदमी है या हैवान? उन्होंने कभी नैनी को स्कूल नहीं जाने दिया। वो उसको रोज ताने दिया करते थे कि उसकी वजह से उसका भाई मर गया। बेचारी छोटी माँ ने कितना कुछ सहा था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई और लड़कर बाहर जाने लगी, तभी उन्होंने अग्निहोत्री बाबू के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। वैसे तो अग्निहोत्री बाबू बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक 21 साल की लड़की की शादी एक 40 साल के आदमी से कराना क्या ठीक है? हम समझ सकते हैं आप जो कुछ भी कह रही हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी बेटी को बिल्कुल अकेला काहे छोड़ दिया? असल में अग्निहोत्री बाबू ने इनको शादी से पहले बहुत सारा पैसा दिया था ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन जिस वजह से अग्निहोत्री बाबू ने शादी की थी, नैनी उनको वो नहीं दे पाई। अरे मतलब कौन सी वजह? असल में अग्निहोत्री बाबू ने सिर्फ अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए शादी की थी, लेकिन नैनी उनको बच्चा ही नहीं दे पाई। वैसे तो मैंने सुना था कि नैनी एक बार पेट से हुई थी, लेकिन फिर उसका कुछ पता नहीं चल पाया। छोटी माँ पेट से भी हुई थी? कब? मुझे ठीक से नहीं पता। ये मुझसे ज्यादा बात नहीं करने देते थे। शायद वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। उस बेचारे को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा होगा, लेकिन इन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया कभी। ना उससे मिलने दिया, ना बात करने दिया। इसका मतलब है आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई है? नहीं बेटा, मैं तो कई सालों से उससे नहीं मिली हूँ। ये सब पता लगने के बाद गंगा अपने मन में ही सोचने लगा, कितना कुछ हो चुका है छोटी माँ के साथ, लेकिन 2 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ठीक से खाना खाना ही बंद कर दिया? गंगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी नैनी की माँ ने गंगा के हाथों को पकड़ लिया और वो आंखों में आंसू लिए गंगा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम एक अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मेरी बेटी नैनी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, प्लीज उसका ध्यान रखना। ये कहते हुए नैनी की माँ गंगा के पैरों में गिर गई। अरे ये आप क्या कर रही हैं? अरे आप हमारी नानी हैं, उठिए। गंगा ने नैनी की माँ को उनके कंधे पकड़कर उठाया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, हम आपसे वादा करते हैं, चाहे छोटी माँ किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रही हो, हम उनकी सारी परेशानियों को खत्म करके ही रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। गंगा ये सब कह ही रहा था कि तभी नैनी की माँ ने एकदम से नैनी के पिता को आते हुए देख लिया और वो तेजी से अंदर की तरफ भाग गई और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अरे नहीं, एकदम से क्या हो गया? गंगा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। कौन है बे तू? मेरे घर के सामने क्यों खड़ा है? चल हट मेरे सामने से। गंगा देख रहा था कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद कैसे ये आदमी नशे में झूम रहा था। साले हट रहा है या बजाओ एक कान के नीचे? हा? ठीक से खड़े तो तुम हो नहीं पा रहे हो और बात कर रहे हो एक अग्निहोत्री पर हाथ उठाने की। अग्निहोत्री? अग्निहोत्री? तू यहाँ कैसे आया साले कमीने? चला जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे जिंदा इंसान से एक लाश बना दूं। ये कहते ही नैनी के पिता ने गंगा पर हमला करना चाहा, लेकिन गंगा उसके सामने से हट गया, जिससे वो जमीन पर जाकर गिरा। साले कमीने अग्निहोत्री, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया। अरे कोई मुझे बचाओ, ये कमीना अग्निहोत्री मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, बचाओ। गंगा तो बस देख रहा था कि आखिर ये आदमी चीज क्या है। तभी वहाँ गांव में लोग इकट्ठा होने लग गए, लेकिन कोई भी नैनी के पिता की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। सबने चूड़ियां पहन रखी है जो एक बूढ़े लाचार आदमी को बचा नहीं रहे। थू है सालो तुम सब पर, थू थू थू।
गांव में कोई भी आदमी एक शराबी के मामले में उलझना नहीं चाहता था। और फिर गंगा ने तो अभी तक नैनी के पिता पर हाथ उठाया भी नहीं था। तभी घर से नैनी की माँ बाहर आ गई और नैनी के पिता को अपने साथ ले जाने लगी। आप भी ना, कोई नहीं मार रहा है आपको, चलिए अंदर चलिए। नैनी की माँ उसके पिता को अंदर ले गई और फिर गंगा ने भी वहां से जाने के बारे में सोचा कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लग गई। गंगा ने फोन देखा तो ये राधा का फोन था। उसने फोन को उठाते ही कहा, हाँ राधा बोलो। हाँ राधा बोलो से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आ रहे हो ना? मैंने स्टिंग ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। तुम कितने बजे आने वाले हो? हाँ राधा, हम आज ही आ रहे हैं। हमें आज ही करनी है स्टिंग ऑपरेशन। हम तुम्हारे पास 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक 1 घंटे बाद तुम मुझे डेयरी के बाहर मिलना, हम वहीं से एक साथ में चलेंगे। ठीक है, हमारा इंतजार करो, हम वहीं आ रहे हैं। ठीक है, हमारा इंतजार करो, हम वहीं आ रहे हैं। राधा से ये कहकर गंगा सीधे उस डेयरी के लिए निकल गया। जैसे ही गंगा डेयरी के बाहर राधा के सामने पहुंचा तो गंगा को महंगे सूट में देखकर राधा उससे बोली, गंगा, इतना महंगा सूट और ये लग्जरी कार तुम कहाँ से लाए हो? कहीं तुम... अरे यार, जल्दी जल्दी में हम ये सूट बदलना और गाड़ी को वापस भेजना ही भूल गए। क्या बहाना बना है। गंगा ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे एक आइडिया आया और वो फटाक से बोल पड़ा, अरे राधा, तुम भी ना डेयरी वालों के सामने बड़ा आदमी दिखने के लिए ये सूट हम पास वाले धोबी से उधार लाए हैं और ये गाड़ी हम अपनी जुगाड़ लगा के... चलो, जो भी अच्छा किया, अब जल्दी से डेयरी में चलें। वो सब तो ठीक है राधा, लेकिन हम डेयरी वालों के काले कारनामों को दुनिया को दिखाएंगे कैसे? मतलब उन लोगों के सामने तुम अपना मोबाइल तो नहीं निकाल सकती ना? उसकी चिंता तुम मत करो गंगा, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। मेरे शर्ट के बटन को देख रहे हो? ये बटन नहीं बल्कि कैमरा है। अरे ये तुमने बहुत बढ़िया किया राधा। वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब फालतू के सवाल छोड़ो गंगा, अभी हमें जल्दी से डेयरी पर चलना चाहिए। वैसे भी शाम होने ही वाली है। ये कहकर राधा गंगा के साथ डेयरी के अंदर एंटर करने के लिए उसके साथ कार में बैठ गई। गंगा सुनो, वहाँ डेयरी वालों के सामने हमें हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग करनी होगी। तुम मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग कर तो पाओगे ना? ठीक है राधा, हम ऐसी एक्टिंग करेंगे कि वो खुद हमारे हाथ में शगुन का लिफाफा पकड़ा देंगे। इसी बीच वो दोनों उस बड़े से डेयरी पर पहुंच गए। देखो, ये डेयरी आज कितनी साफ लग रही है गंगा। अब आखिर हम क्या करेंगे? अरे चिंता मत करो राधा, हमारे पास एक प्लान है। राधा और गंगा एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी डेयरी का मालिक मजुमदार वहां पर आ गया। ए, तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरी डेयरी पर क्या कर रहे हो? दरअसल हमारी नई नई शादी हुई है और हम दोनों इस रक्षाबंधन पर नई मिठाई की दुकान खोलने वाले हैं। क्या नमूने हो तुम दोनों, पति पत्नी होकर रक्षाबंधन पर दुकान खोलने वाले हो। यहाँ से चलो डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी डेयरी में हमें कुछ मिलने वाला है। छोटा किसको बोल रही हो मैडम? शहर के बड़े से बड़े हलवाई को इस मजूमदार से ही माल जाता है। मजमूदार भाई, खाली बातें ही करते रहोगे कि हमारी मिसेस को कुछ माल भी दिखाओगे? दिखा तो सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मजूमदार खाली होलसेल के बड़े ऑर्डर्स में ही डील करता है। तो हम लोग भी कौन सा यहाँ मजाक करने आए हैं? हम भी कोई किलो या क्विंटल्स में नहीं बल्कि टन्स में ही डील करते हैं। राधा की ये बात सुनकर मजुमदार की आंखों में चमक आ गई और वो उन दोनों को सीधे डेयरी से बने गायों के तबेले के अंदर ले गया। ये देखो मैडम, ये अमेरिका से आई जर्सी गाय है। मेरे इसी एक तबेले में लगभग 50 गायें हैं और हर गाय लगभग 15 से 20 लीटर दूध देती है। चलो मजमूदार भाई, हमें ये तो पता चल गया कि आपके पास माल मौजूद है। अब आप रेट बताइए बस। हाँ मजुमदार जी, जल्दी बता दीजिए, फिर हमें दूसरे होलसेलर के पास भी जाना है। गंगा और राधा की ये बात सुनने के बाद मजुमदार ने कुछ हिसाब लगाने के बाद उन्हें बताया। मैडम, वैसे तो मजुमदार के पास रेट फिक्स हैं,
लेकिन मैं आपके सुंदर चेहरे को देखकर आपको हर टन पर 10% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ। क्या? बस 10%? माफ कीजिएगा मजुमदार जी, बट इतने कम डिस्काउंट में हम नई शॉप खोलकर चैरिटी कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं। इससे ज्यादा डिस्काउंट मजूमदार नहीं दे पाएगा मैडम जी। वो क्या है ना, मजूमदार के माल की क्वालिटी 1 नंबर है। क्वालिटी चाहिए होती तो हम पैकेट वाला फुल फैट मिल्क ले लेते ना मजुमदार जी। क्या है ना, हमारे भूखे नंगे कस्टमर्स को असली घी हजम ही नहीं होती ना। और कस्टमर तो राजा होता है, हम उसकी बात कैसे टाल सकते हैं? गंगा और राधा के इतना उकसाने के बावजूद मजुमदार उनके जाल में नहीं फंसा था, इसलिए अपना रिपोर्टर वाला दिमाग लगाते हुए वो गंगा से बोली, यहाँ से चलते हैं गंगा जी, मुझे नहीं लगता कि हमें जो चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल भी है। आप भी ना कैसी फालतू जगह पर ले आए, आपको आज रात का खाना नहीं मिलेगा। हम पूरा 100 टन माल लेने आए थे, लेकिन आपने हमारी वाइफ के सामने हमारी बेइज्जती करा दी मजमूदार। गंगा के मुंह से 100 टन सुनकर मजुमदार के कान खड़े हो गए और वो वहाँ से जा रहे गंगा और राधा को रोकते हुए बोला, क्या आप लोगों को क्या सच में 100 टन माल चाहिए? हाँ, हम यहाँ पिकनिक मनाने थोड़ी आए हैं। अगर ऐसा है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको 50% डिस्काउंट पर दूध दिलवाता हूँ। ये कहकर मजुमदार उन दोनों को अपनी डेयरी की एक सीक्रेट लैब में ले गया, जिसको देखकर राधा और गंगा की आंखें खुली की खुली रह गई। What the ये क्या है? ये है हमारा जादुई कमरा मैडम, जहां हम केमिकल्स की मदद से असली से ज्यादा सफेद दूध बनाते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। बट अगर मेरी नई शॉप पर चेकिंग हो गई तो? अरे मैडम, फिर मैंने ये सफेद कोट वाले डॉक्टरों को यहाँ पर क्यों लगाया है? आप चिंता मत कीजिए, मेरे यहाँ का दूध भारतीय स्टैंडर्ड्स के साथ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में भी कभी फेल नहीं होगा। और आपका असली धंधा ये है तो बाहर क्या आपने इतनी सारी गाय शोपीस के लिए खड़ी कर रखी है? अरे गंगा बाबू, अगर सभी गायें दूध देंगी तो आखिर कटेंगी कौन सी? बाहर खड़ी सभी गायें बांझ हैं, बांझ, बस 1-2 दिन में कटने का इंतजार कर रही हैं। मजुमदार की ये बात सुनकर गंगा एकदम हैरान रह गया, लेकिन राधा को जो चाहिए था वो मिल चुका था, इसलिए वो गंगा को अपनी तरफ खींचते हुए बोली, तो हम लोग भी कौन सा यहाँ मजाक करने आए हैं? हम भी कोई किलो या क्विंटल्स में नहीं बल्कि टन्स में ही डील करते हैं, क्यों गंगा जी? 1 मिनट रुकिए मैडम। मजुमदार की आवाज सुनकर राधा का खून सूख गया। कहीं इसने कैमरा और माइक को नोटिस तो नहीं कर लिया? प्लीज भगवान जी, ऐसा ना हो। रुकिए मैडम, वो ऑर्डर तो हम तैयार करवा देंगे, लेकिन आपको हमें एडवांस पेमेंट करनी होगी। एडवांस वाली बात सुनकर राधा की पूरी बॉडी पर पसीना आ गया। एडवांस? माफ कीजिएगा, लेकिन अभी हम इतना कैश नहीं लाए हैं। कैश नहीं है तो कोई बात नहीं है मैडम जी, यहाँ मजूमदार के पास कार्ड, चेक, सब कुछ चलता है। मजुमदार की बातें सुनकर गंगा समझ गया था कि वो बिना एडवांस के उन्हें कहीं नहीं जाने देगा, इसलिए वो अपनी जेब से चेकबुक निकालते हुए उससे बोला, यह लीजिए मजमूदार जी, पूरे 50 लाख का चेक। अगर ज्यादा हो तो टिप समझ कर रख लीजिएगा। वाह, सेम बैंक का चेक, ये तो कल ही क्लियर हो जाएगा। गंगा के पास अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की चेकबुक देखकर राधा अपने दांतों को पीसते हुए उससे बोली, तुम्हारे पास आखिर अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की चेकबुक कहाँ से आई? अरे पहले यहाँ से निकल जाए, फिर तुम्हें सब बताते हैं ना। ठीक है गंगा जी और मैडम जी, आप कल शाम को चेक क्लियर होते ही अपना ट्रक लेकर आ जाइए, आपको कल अपना माल तैयार मिलेगा। मजुमदार की ये बात सुनते ही गंगा और राधा इस डेयरी से निकल गए। उस डेयरी से बाहर आने के बाद राधा बुरी तरह हाफ रही थी, लेकिन गंगा उसे देखते हुए बोला, अब तो तुम्हारा काम हो गया ना राधा? अरे अब तो तुम हमारी जान नहीं खाओगी। पहले ये बताओ गंगा कि तुम्हारे पास अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज की चेकबुक कहाँ से आई? आखिर क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? राधा की इस बात पर गंगा उसे समझाते हुए बोला, वो तो हम प्रोटेक्शन के लिए किसी से बिना पूछे उठा लाए थे। तुम भी ना गंगा, अगर उसने चेकबुक डिपॉजिट कर दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी गंगा। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो राधा,
उसकी नौबत हम नहीं आने देंगे। लेकिन तुमने बस मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी गंगा। तुम ये सब फालतू बातें छोड़ो राधा, बहुत रात हो गई है, हमें जल्दी से अपने अपने क्वार्टर चलना चाहिए और कल सुबह जल्दी उठकर हमें वैसे भी इस कोर्ट को भी वापस लौटा कर आना है। इसके बाद गंगा और राधा वहां से सेफली अग्निहोत्री मैंशन के लिए निकल गए। सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचते ही राधा एक बार फिर गंगा का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गंगा। तुम नहीं जानते तुमने आज का ये स्टिंग ऑपरेशन करके कितनी मासूम गायों की जान बचाई है। लेकिन राधा, हम वहां उन गाय भैंसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए गए थे। गंगा की ये बात सुनकर राधा एकदम से शर्मा गई और नजरें झुकाए हुए उससे बोली, चलो सो जाते हैं गंगा, वैसे भी तुम्हें जल्दी उठना था ना। हाँ हाँ, हम सोने जाते हैं। तो फिर गुड नाइट गंगा। इसके बाद गंगा और राधा दोनों ही अपने अपने क्वार्टर रूम में सोने चले गए। लेकिन आधी रात को जब गंगा पानी पीने के लिए उठा तो उसे हॉल में किसी के होने की दस्तक सुनाई दी। कौन? अरे कौन है वहां पर? गंगा ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया